हम लोगों ने देखा था कि यूट्रस के अंदर 3 लेयर पाई जाती थी। कितनी लेयर? 3 लेयर। जिसमें 3 लेयर में पहली लेयर का नाम क्या था? पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम के बाद क्या था? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम के बाद क्या था? एंडोमेट्रियम। क्लियर? यूट्रस में हमने 3 रीजन पढ़ा था। एक पढ़ा था ऊपर वाला फंडस। क्या पढ़ा था? फंडस। फंडस के बाद क्या था? बॉडी। और बॉडी के बाद क्या था? पाइलोट। क्या था? पाइलोट। सर्विक्स। सर्विक्स। क्या था? सर्विक्स। बहुत प्यारा, बहुत सही जवाब दिए हो पहली बार। क्या था? फंडस। फंडस के बाद बॉडी और बॉडी के बाद सर्विक्स। 3 रीजन में हमारा यूट्रस था। क्लियर? इसके साथ साथ इन्हीं तीनों रीजन में हमारी 3 टाइप की जो है मेम्ब्रेन पाई जाती थी। सबसे बाहर वाली क्या थी? पेरी। बीच वाली क्या थी? मायो। और सबसे अंदर वाली क्या थी? एंडो। कितनी बातें क्लियर? फिर बेटा अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें तो हम लोगों ने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये देखा था, ये अगर मैं फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्चुअल में पाए जाते थे एब्डोमेन में। कहां पाए जाते थे? एब्डोमेन। एब्डोमेन रीजन में पाए जाते थे। लेकिन जो इसका एक्सटर्नल जेनाइटेलिया था, सर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या था? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया अर्थात वल्वा, लेविया माइनोरा, लेविया मेजोरा, क्लाइटोरिस, वेजाइना, सर्वाइकल कैनाल का आधा हिस्सा, ये सारी चीजें बेटा कहां पाई जाती थी? कोर ऑफ पेल्विस। कहां पाई जाती थी? पेल्विस में। बाकी सारी चीजें कहां पाई जाती थी? एब्डोमेन। सर ओवरी कहां पाई जाती थी? एब्डोमेन। कहां पाई जाती थी? एब्डोमेन। सर ओवरी भी एब्डोमेन में पाई जाती थी और साथ साथ जितने भी उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे ये सारे रीजन कहां पाए जाते थे? पेल्विस। कहां रीजन पाए जाते थे? पेल्विस। इतनी बातें क्लियर थी। हम लोगों ने जब ओवरी पढ़ा था तो ओवरी बताया था 2 पार्ट होते हैं। ओवरी में 2 पार्ट था, एक था कॉर्टेक्स और एक था मेडुला। बीच में था स्ट्रोमा और उसी में सारे ग्राफियन बनते थे। ग्राफियन बनने के बाद फिर हम लोगों ने कहा था कि ओवरी का काम क्या है? यही हमारी क्या है? ओवरी। क्या है बेटा? ओवरी। ओवरी पेयर में है कि अनपेयर में है? पेयर में। याद करो मेरे बच्चों, ओवरी का अटैचमेंट मैंने पढ़ाया था। ओवरी के अटैचमेंट बताया था। ओवरी 2 जगह से कनेक्ट है। एक कनेक्ट है इसके ये नीले वाला स्ट्रक्चर, एक कनेक्ट है इसके यूट्रस। किससे कनेक्ट है? यूट्रस। और पीछे साइड में नीचे कनेक्ट होती है बेटा, एक्चुअल में वो होती है लिगामेंट ऑफ पेल्विस। लिगामेंट ऑफ पेल्विस। साथ में ये बेटा ये स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब, जिसे हम लोगों ने बोला था क्या? ओविडक्ट। क्या बोला था? ओविडक्ट। ओविडक्ट की बात करें तो ओविडक्ट में बेटा जो हमारे पार्ट थे वो कितने पार्ट थे? 3 पार्ट। पहला क्या था? इन्फंटिबुलम से अटैच क्या था? फिब्रिल। इन्फंटिबुलम के बाद बेटा ये स्ट्रक्चर हमारा कहलाता था क्या? एम्पुला। कहलाता था एम्पुला। डायरेक्ट एम्पुला नहीं, इन्फंटिबुला। हाँ एम्पुला। इन्फंटिबुलम के बाद क्या था? एम्पुला। एम्पुला के बाद क्या था? स्टमक। नैरो रीजन ये क्या कहलाता है? स्टमक कहलाता है। और बेटा ये स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है क्या? यूट्रस। कहलाता है। ये डोम शेप स्ट्रक्चर जो था ये क्या था? फंडस। क्या था? फंडस। साइड में क्या था? बॉडी। और ये रीजन क्या था? सर्विक्स। ये बातें क्लियर? यस सर। और सर्विक्स के बाद बेटा ये पूरा कहलाता था वेजाइना। कहलाता था वेजाइना। ये बातें क्लियर? यस सर। ये कहलाता था वेजाइना। वेजाइना में हम लोगों ने जो है 2 ओएस देखे थे। एक देखा था इंटरनल ओएस, एक देखा था एक्सटर्नल ओएस। एक इंटरनल ओएस और एक एक्सटर्नल ओएस। क्लियर? यस सर। इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस के बीच में छल्ले दिखे थे? यस सर। बेटा यही है छल्ले। ये छल्ले दिख रहे हैं ना? यस सर। इस छल्लों का नाम क्या है बेटा? सर्वाइकल स्फिंक्टर। सर्वाइकल स्फिंक्टर। सर्वाइकल स्फिंक्टर। क्या नाम है? सर्वाइकल स्फिंक्टर। पूरा दिख रहा है मेरे भाई, सारी चीजें हैं कि टॉपिक दिख रहा है। ये कहलाता है सर्वाइकल स्फिंक्टर। क्या इतनी बातें क्लियर? यस सर। क्या ये इतनी बातें क्लियर हो गई? यस सर। हमने क्या बताया? ये क्या है सर? ये क्या है? ओवरी। ये क्या है? फिब्रिल। ओविडक्ट के कितने पार्ट है? 3 पार्ट। पहला वाला पार्ट क्या था? इन्फंटिबुलम के बाद एम्पुला। एम्पुला के बाद स्टमक। हमने बताया था इन्फंटिबुलम के पास में, इन्फंटिबुलम में क्या लगी है? फिब्रिल। वो हम जैसे रिलीज करेगी ये फिब्रिल क्या कर लेंगी? कैच कर लेंगी, ले जाके फर्टिलाइजेशन करेंगी एम्पुला वाला पार्ट जिसका नाम क्या है? एम्पुला। एम्पुला के बाद नैरो रीजन क्या है? स्टमक। क्या है? स्टमक। फिर ये ले जाकर के बेटा यहाँ पे वॉल पाई जाती है। फिर आगे आ जाओ। फिर अगर मैं बात करूं बेटा इस स्ट्रक्चर की तो बेटा ये स्ट्रक्चर ये हमारा कहलाता है क्या? यूट्राइन कैविटी। क्या कहलाता है? यूट्राइन कैविटी की बात करें बेटा, ये जो लेयर दिख रही है यूट्राइन कैविटी के ऊपर जो लेयर ये दिख रही है बूदी बूदी लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम जिसे कहते हैं वॉल ऑफ इंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं? वॉल ऑफ इंडोमेट्रियम। और ये होता है हमारा सर्विक्स। क्या होता है? सर्विक्स। और बेटा ये है हमारी फेलोपियन ट्यूब। क्या है बेटा? ये क्या है? फेलोपियन ट्यूब। ये क्या है? यूट्रस। और ये क्या है? सर्विक्स। इतनी बातें क्लियर? फिर अगर बात करें बेटा कि मान लीजिए कि एम्पुला रीजन पर, किस रीजन पर? एम्पुला रीजन पर हो गया फर्टिलाइजेशन। क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन।
क्योंकि स्पर्म की एंट्री इधर से हो रही है और ओवम यहां से रिलीज हो रहा है। स्पर्म की एंट्री यहां से हो रही है, ओवम यहां रिलीज हो रहा है। स्पर्म और ओवम जाकर के एम्पुलर रीजन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो पहली स्टेज बनती है वो स्टेज कहलाती है जाइगोट। क्या कहलाती है, जाइगोट। जाइगोट में होता है क्लीवेज। क्या होता है, क्लीवेज। जाइगोट में होता है क्लीवेज। क्लीवेज में क्या क्या होगा बेटा, एक सेल से दो सेल बन जाएगी, अर्थात जाइगोट डिवाइड हो जाएगा। जाइगोट के अंदर फिर दो सेल बनेगी, दो से बनेगी चार, चार से आठ और आठ से बनेगी 16, अर्थात वो 16 से फिर मोरस लाइन स्ट्रक्चर बनता है, जिसको बोला था मारुला। क्या बोला था, क्या बोला था, क्या मारुला जाके इम्प्लांटेशन होगा, मारुला होता है इम्प्लांटेशन ब्लास्टुला। इम्प्लांटेशन किसका हुआ था, ब्लास्टुला का। एक्चुअल में इम्प्लांटेशन होने के बाद बेटा लिखा हुआ है कि एम्ब्रियो ऑफ यूट्रस द फर्स्ट मंथ ऑफ जेस्टेशन। इम्प्लांटेशन होने के बाद पीरियड आती है जेस्टेशन। किसकी पीरियड आती है, जेस्टेशन। और मैंने बताया था यूट्रस का जो सरफेस एरिया है, यूट्रस का जो सरफेस एरिया है वो नॉर्मल टाइम से 20 टाइम सरफेस एरिया बढ़ा लेता है। इतनी बातें क्लियर है। तुम्हें यहां से लेकर के वहां तक तुम्हें दिखेगा कि 20 टाइम सरफेस एरिया यूट्रस का इंक्रीज हो चुका है। क्या हो चुका है, मतलब जिस साइज में इसका यूट्रस था, क्या इस साइज में यूट्रस है, धीरे धीरे यूट्रस का साइज बढ़ता हुआ चला गया है। क्यों, क्योंकि यूट्रस के अंदर जो पेरीमेट्रियम होती है, जो पेरीमेट्रियम होती है उसकी क्या होती है, उसके अंदर इलास्टिसिटी की कैपेसिटी होती है। जितना ज्यादा पेरीमेट्रियम खिंचता जाएगा खिंचता जाएगा खिंचता जाएगा, उतना ज्यादा सरफेस एरिया यूट्रस का बढ़ता जाएगा। क्लियर। फर्स्ट मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड में यूट्रस का साइज थोड़ा बढ़ता है। फर्स्ट मंथ ऑफ साइज में मैंने बताऊं कि कुछ लिम्ब वगैरह, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की बनने की शुरुआत हो जाती है। फिर धीरे धीरे आप देखोगे सेकेंड मंथ में, इसमें फिर क्या होगा बेटा, सेकेंड मंथ होते होते जो है जेनाइटल ऑर्गन का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। जेनाइटल ऑर्गन अर्थात ये जेनाइटल ऑर्गन बनना शुरू हो गए, अर्थात सेक्स डिटर्मिनेशन के लायक वो हो जाता है। क्लियर, वो तो फर्स्ट मंथ ही जाता है, लेकिन कंप्लीटली नहीं हो पाता, इसलिए जो है सेकेंड मंथ में एक एवरेज वैल्यू लेके चला जाता है। सेकेंड मंथ में यूट्रस का साइज और बढ़ा, इम्ब्रियो का और वो हुआ। फिर थर्ड मंथ में आप देखेंगे, थर्ड मंथ में क्या होता है, फर्स्ट मंथ में आपने देखा कि कोई भी अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब नहीं बनी, अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब नहीं बनी, हाथ पैर बनना शुरू नहीं हुआ है, ना तो अपर लिम्ब बना है ना तो लोअर लिम्ब बना है। लेकिन जब यहां देखेंगे तो यहां पे सेकंड मंथ क्या हो रहा है, सेकंड मंथ अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब बनने की शुरुआत हो रही है, लेकिन कंप्लीटली अपर और लोअर लिम्ब बन नहीं पाया है। लेकिन एक्चुअल में आप देखेंगे जैसे थर्ड मंथ होगा, थर्ड मंथ में क्या होगा, कंप्लीटली अपर एंड लोअर लिम्ब बनने की शुरुआत हो गई और जो एम्ब्रियो है वो बिल्कुल जो है वो चेंज होना स्टार्ट कर देता है। फिर जैसे आप बेटा थर्ड मंथ में ऐसा माना जाता है, थर्ड मंथ में काफी चीजें बन चुकी होती हैं। इसके बाद बेटा इंटरनल ऑर्गन बनने की शुरुआत फिर हमारी ये हो जाती है। बेटा कौन सा मंथ चल रहा है, फोर्थ मंथ। कौन सा मंथ, फोर्थ मंथ में इंटरनल ऑर्गन और सरफेस एरिया और बढ़ा लेगा, और जहां पे वो एक साइज में था वहां से वो धीरे धीरे अपने पोजीशन को भी चेंज करना स्टार्ट कर देता है। क्यों करना स्टार्ट करता है, क्योंकि एम्नियोटिक फ्लूइड में वो तैर रहा होता है। क्लियर, ठीक है, अर्थात वो मूवमेंट सारी चीजें, मूवमेंट समझ रहे हो ना। किस मंथ में, फोर्थ मंथ में धीरे धीरे वो मूवमेंट भी करना शुरू कर देगा। क्लियर, मूवमेंट मतलब घूमना। उसके बाद बेटा एम्ब्रियो, अगर फिफ्थ मंथ की बात करें, फिफ्थ मंथ में क्या होता है, फिफ्थ मंथ में जो है बिल्कुल एम्ब्रियो का साइज और बढ़ चुका होता है, और साथ साथ में जो एम्ब्रियो है इसका जो प्लासेंटा है, प्लासेंटा का अटैचमेंट तो पहले ही हो चुका था, यही से हो चुका था प्लासेंटा। यस सर, प्लासेंटा का अटैचमेंट यही से हो चुका था। प्लासेंटा वो नरिशमेंट सारी चीजें एक्सचेंज करना शुरू कर देता है, साथ साथ में सारे ऑर्गन का डेवलपमेंट करना शुरुआत कर देता है। बात आती है 6 मंथ में। 6 मंथ बेटा हार्मोन्स वगैरह जो जितनी सारी चीजें होती हैं वो उसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम सारा डेवलप हो चुका होता है। अर्थात 6 मंथ मतलब कंप्लीटली डेवलपमेंट नहीं है, कुछ चीजें भी डेवलप होना है। अगर इस मंथ में बच्चा पैदा हो तो ये बच्चा हमारा पैदा होगा। क्या पैदा होगा, हमारा, क्योंकि 6 मंथ का बड़ा बच्चा पैदा हुआ, बच्चा कैसा होगा, बिल्कुल डेथ होगा। 6 मंथ में जो होती है प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि बेटा उस समय उसके कई मेटाबॉलिज्म या साथ साथ हार्मोन्स होते हैं, डिसबैलेंस नहीं हो पाते हैं, इसलिए ये बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। लेकिन जब आती बात 7 मंथ की, 7 मंथ में वो कंप्लीटली डेवलपमेंट हो चुका होता है, सारे उसकी जितनी भी ऑर्गन से लेकर के सारी चीजें सब डेवलपमेंट हो चुकी होती हैं। यहां तक मेटाबॉलिज्म के लायक हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन से लेकर के सारी चीजें वेल क्लियर होती हैं। अर्थात अगर ये 7 मंथ में पैदा होता है, इसको कुछ भी नहीं हो सकता। बातें क्लियर है। 7 मंथ में बच्चा पैदा हो सकता है, इतनी बातें क्लियर। इसके साथ साथ फिर हम लोगों ने देखा था बेटा ये मंथ आती है 8 मंथ। कैसा मंथ आता है, 8 मंथ बिल्कुल कॉमन मंथ है। 8 मंथ बिल्कुल कॉमन मंथ है, कहने का मतलब ये इसका डेवलपमेंट काफी हो चुका होता है। 8 मंथ होते होते डेवलपमेंट काफी हो गया है। डेवलपमेंट अगर काफी हो गया है तो ये आसानी से इसमें कोई दिक्कत नहीं है और धीरे धीरे प्लासेंटा से अलग होने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअल में मैंने एक दिन बताया था
कि माँ कभी नहीं चाहती बच्चे को अलग करना, बताया था? यस सर। हमेशा बच्चा चाहता है अलग। पूछो क्यों? क्योंकि इसका साइज बढ़ने लगा और यूट्रस में समा ही नहीं रहा। अरे नहीं समझ पा रहे हो? यस सर। नहीं समझ पा रहे हो? क्या एडजस्ट हो पा रहा है क्या? एडजस्ट हो पा रहा नहीं। तो कहने का मतलब धीरे धीरे इसका एडजस्टमेंट अर्थात 20 टाइम्स सरफेस एरिया, मानते हैं कि 20 टाइम्स सरफेस एरिया यूट्रस ने अपना इंक्रीज कर लिया है। नॉर्मल साइज से लेकर के प्रेग्नेंट लेडी के दौरान जो है 20 टाइम्स सरफेस एरिया को यूट्रस ने इंक्रीज कर लिया है, लेकिन इंक्रीज भी उतना करेगा जितना उसकी कैपेसिटी, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकता है। तो अब ये चाहता है कि हम जो है बाहर आए। कहाँ है? बाहर आए। कहाँ है? बाहर आए। तो हार्मोन का फिर एक्शन शुरू होता है। हार्मोन का एक्शन जिसे ऑक्सीटोसिन क्या बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन क्या बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन। बॉडी के अंदर जो है हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी निकालना शुरू करती है ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन निकाल करके इनके बीच में कॉन्ट्रेक्शन शुरू करवाती है। क्या करवाती है? कॉन्ट्रेक्शन शुरू करवाती है। और कॉन्ट्रेक्शन शुरू करवाते 9 मंथ तक ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत ज्यादा हो चुका होता है। 9 मंथ तक ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत ज्यादा हो चुका होता है, और 9 मंथ आते आते धीरे धीरे इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस, क्या बेटा? इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस। सिर कहां था? ऊपर। कहां था? ऊपर। कहां था? ये मूवमेंट दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है? यस सर। लेकिन लास्ट मंथ क्या होगा इसका? सिर कहां होगा? नीचे। ऐसे होगा क्या? नहीं। ऐसे बहुत रेयर केस, और ऐसी प्रेगनेंसी कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकती। समझ पाए? क्योंकि इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस, इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस यही रीजन है हमारा। यस सर। सर्वाइकल रीजन, सर्विक्स रीजन है। Yes, सर्विक्स में जो इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस होते हैं, इनको ओपन होने में थोड़ा सा लगता है टाइम, और इसी पेन को कहते हैं लेबर पेन। और ये जो मायोमेट्रियम की दीवारें हैं, इसी मायोमेट्रियम की दीवारों में लगता है प्रेशर। क्या लगता है? प्रेशर। इतनी बातें क्लियर? ये अटैचमेंट है प्लासेंटा का। किसका है? स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा। एक्चुअल में प्लासेंटा क्या है? जैसे देखो ये दिखाया गया, ये क्या दिख रहा है भैया? बता सकते हो क्या है ये? ह्यूमन ओवरी। क्या है? ह्यूमन ओवरी। ह्यूमन ओवरी। ह्यूमन ओवरी का मतलब क्या है बेटा? इसमें 2 रीजन थे, एक था कॉर्टेक्स, एक था मेडुला। क्लियर? ओव्यूलेशन ये एरिया यहीं से बाहर आते हैं। ओव्यूलेशन का जो एरिया है वो ओव्यूलेशन का एरिया यही है। ठीक है? हमने बताया था जिस दिन मैंने oogenesis बताया था, oogenesis बताया था, oogonia बनी थी। यस सर। oogonia के बाद प्राइमरी oocyte बना। यस सर। प्राइमरी oocyte के बाद सेकेंडरी oocyte बना। यस सर। सेकेंडरी oocyte के बाद ओटाइड। सेकेंडरी oocyte के बाद ootyte। क्या बना? ootyte। और ootyte के बाद क्या बना था? ओवम। लेकिन एक्चुअल में यहाँ जो प्रोसेस चलता है, वो प्रोसेस केवल चलता है सेकेंडरी oocyte तक। कहाँ चलता है? सेकेंडरी oocyte का मतलब जब बर्थ होता है, मान लो कोई फीमेल बेबी है और फीमेल बेबी का बर्थ हुआ। फीमेल बेबी का क्या हुआ? बर्थ हुआ। और फीमेल बेबी के बर्थ के टाइम में लगभग 2 मिलियन, कितना? 2 मिलियन। 2 मिलियन जर्मिनल एपिथेलियम, साइड में जो सेल पाई गई, यही सब है। यस सर। दिख रहा है ना? यस सर। ये जर्मिनल एपिथेलियम क्या करती है? ये जर्मिनल एपिथेलियम एक्चुअल में oogonia बना चुकी होती है। यस सर। और oogonia कितनी बनाती है? लगभग 2 मिलियन। कितनी बनाती है? 2 मिलियन। लगभग 2 मिलियन के करीब ये oogonia बना चुकी होती है। अब 2 मिलियन अगर oogonia ये बना चुकी है, 2 मिलियन oogonia ये बना चुकी है, तो ये 2 मिलियन oogonia जा करके सस्पेंड हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? अरेस्ट हो जाती है। अगर ये अरेस्ट हो चुकी है, लगभग 2 मिलियन के करीब oogonia अरेस्ट हो चुकी है, तो अरेस्ट होने के बाद जब प्यूबर्टी आएगी, क्या आएगी? प्यूबर्टी आएगी। सर प्यूबर्टी का टाइम क्या है? प्यूबर्टी का टाइम जो है, प्यूबर्टी जैसे आएगी लगभग 14 से 15 साल की बच्ची होगी, प्यूबर्टी का टाइम आएगा। प्यूबर्टी के टाइम आते आते जो oogonia है, ये oogonia के अंदर अटैक करेगा FSH। कौन अटैक करेगा? FSH का नाम था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH जाकर के कहां से? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की एंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी? एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा FSH। FSH जाकर के एक्ट करेगा कहां पे? सर्व सेल पर। सर्व सेल पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद जो oogonia बनी हुई थी, oogonia चेंज होगी प्राइमरी oocyte में। प्राइमरी oocyte चेंज होगा बेटा सेकेंडरी oocyte में। सेकेंडरी oocyte के बाद एक्चुअल में ओवरी से ओवरी से ओवा बाहर नहीं आता है। ओवरी से ओवा बाहर नहीं आता है, वो केवल बाहर आता है सेकेंडरी oocyte। क्या बाहर आता है? याद रखना कि ओवरी ओवा को रिलीज नहीं करेगी, ओवरी रिलीज करती है सेकेंडरी oocyte को। उसको रिलीज करेगी सेकेंडरी oocyte। और फिर सेकेंडरी oocyte जब यहां से बाहर होगा, ओव्यूलेशन होगा,
ओवल्यूशन के बाद सेकेंडरी oocyte बाहर आएगा, फिर ये जैसे पहुंचेगा यहाँ, कहां पहुंचेगा? फिमरई। कहां पहुंचेगा? फिमरई से कनेक्ट होगा, जैसे ओविडक्ट में पहुंचेगा, ओविडक्ट के बाद फिर ये जो सेकेंडरी oocyte बने हुए हैं उसमें होगा बेटा डिफरेंशिएशन। क्या होगा? डिफरेंशिएशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद वो चेंज होगी ootyte में, चेंज होगी ootyte, और ootyte जाकर के क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? अपनी बातें क्लियर? यस सर, थैंक यू सर।